नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के अंदर आज एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको बोलते हैं पशुपालन। तो आज से हम शुरुआत करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन, इसकी शुरुआत करते हैं हम। और दोस्तों, अब रोज़ाना ऐसी वीडियो मिलती रहेगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आगे आने वाले चैप्टर के लिए। शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है विषय प्रवेश, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं जो कि पहला है पशुपालन का अर्थ। तो चैप्टर नंबर पहला आपको पता हो गया कि इंट्रोडक्शन है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जिसको बोलते हैं पशुपालन। और ये बता दूं कि आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर जो कि स्ट्रीम है, उनके लिए जो एक सब्जेक्ट होता है पशुपालन, उसका पहला चैप्टर है ये। तो शुरुआत करते हैं पशुपालन का अर्थ। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पशुपालन का अर्थ ये। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी। व्यवहारिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पालतू पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से रख रखाव, स्वास्थ्य की देखभाल एवं उन्नत विधियों द्वारा उनके विकास की कला का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पशु विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न पशुओं की भिन्न भिन्न नस्लों में सुधार। आगे देखते हैं भोजन व्यवस्था एवं निवास स्थान, देख रेख तथा पशुओं की विभिन्न बीमारियों एवं उनकी चिकित्सा का अध्ययन सम्मिलित है। दोस्तों, आगे देखते हैं पशुपालन की डेफिनेशन, जो कि एग्जाम में आती है परिभाषा लिखने को, तो हम इसको देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो इसको देखते हैं। पशुपालन व्यवहारिक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस की वह शाखा है जो पालतू पशुओं को मितव्ययतापूर्ण यानी इकोनॉमिकली एवं स्वस्थ रखने की कला का बोध कराती है। आगे देखते हैं पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्यतः पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन एवं विस्तृत अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग है दोस्तों, पशुओं का पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसमें है पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय यानी टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो देखेंगे इसमें पॉइंट वाइज है। तो पशु विज्ञान का प्रारंभ नियोलिथिक युग, जिसे नया पाषाण युग यानी न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, से हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें, तो वो है इससे पहले पेलियोलिथिक युग में मानव भोजन एवं कपड़ों के लिए पशुओं का शिकार करता था। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों, नियोलिथिक युग में मानव ने अपने लाभ के लिए पशुओं को पालना शुरू किया। आगे पॉइंट है इसमें, उस समय संसार की कुल जनसंख्या मुश्किल से 5 मिलियन थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सभ्यता का विकास इसी समय से आरंभ हुआ। अगला पॉइंट है इसमें, मनुष्य ने जंगली जीवन छोड़कर उन्नत जीवन अपनाया। अगला पॉइंट है इसमें, उपयोगी पशुओं को अपने साथ रखकर पालना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस समय मनुष्य झोपड़ियाँ तथा लकड़ी के बने मकानों में रहने लगा था, यानी अब जीवन थोड़ा सा सुधरने लगा था। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें, भेड़, बकरी तथा गाय को मनुष्य ने लगभग 6000 वर्ष ईसवी पूर्व पालतू बनाया। आगे देखते हैं। कृषि के विकास के साथ साथ कुछ पशु भी जंगलों के बजाय मनुष्य की बस्ती में या उसके आसपास आकर रहने लगे। अगला पॉइंट देखते हैं। खेती योग्य भारवाहक पशु को मनुष्य ने अपने पास रखने तथा चारागाहों में चराना प्रारंभ कर दिया। आगे देखते हैं। इन पशुओं के दूध उत्पादन के गुण का लाभ मनुष्य ने बाद में लेना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, धीरे धीरे पशु तथा मनुष्य एक दूसरे के लिए आवश्यक हो गए। अगला पॉइंट दोस्तों, महाभारत काल तक घोड़ा, खच्चर तथा गधा पशुओं को पालतू बना लिया गया। अगला लास्ट पॉइंट है इसमें, भैंस तथा हाथियों का पालतूकरण महाभारत काल के पश्चात हुआ। दोस्तों, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, और यूपी कैटेट बाकी वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं। अगला जो हेडिंग है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में अभी तक बताइए कि आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मेरे भाई, जो अगली हेडिंग है वो है पशुओं के पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान, यानी प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसमें देखते हैं दोस्तों,
गाय वर्ग में कुक्कुट वाली यानी हम्प्ड गायों बोस इंडिकस। बोस इंडिकस दोस्तों ये गाय की वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें कई सारी स्पीसीज होती हैं। आगे हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। का पालना सर्वप्रथम तत्कालीन भारत भूमि पर शुरू किया गया बिना कुक्कुट यानी हम्पलेस गायों यानी बोस्टॉर्स। ये भी एक गाय का वैज्ञानिक नाम है। हम दूसरे चैप्टर में इसको डिटेल में समझेंगे। आगे देखते हैं। का पालन शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। भारत में पाली जाने वाली भैंस यानी बुबैलिश, ये एक वैज्ञानिक नाम है भैंस का। तो इसको भी हम दूसरे चैप्टर में समझेंगे कि उत्पत्ति प्राथमिक स्थान यानी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र माना जाता है। भेड़ यानी ओविस एरीज तथा बकरियों यानी कपरा हरकस। कपरा हरकस भी एक वैज्ञानिक नाम है बकरी का। तो इसको भी हम आगे अगले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। का विकास 4000 वर्ष ईसा पूर्व एशिया के शीतल क्षेत्र या यूरोप में माना जाता है। आगे देखते हैं साथियों। अगली जो हेडिंग है हमारे सामने दोस्तों वो है पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसको देखेंगे। पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी हुई जो क्रमवार निम्नलिखित है। ये 4 चरण एग्जाम में आते हैं तो इसको भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला चरण जिसको बोलते हैं प्राथमिक चरण, इसको देखेंगे। इस चरण में मनुष्य पशुओं का उपयोग भोजन एवं वस्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता था। इस समय पशु में प्रजनन स्वतंत्र एवं प्राकृतिक था। दूसरा देखते हैं जिसको बोलते हैं द्वितीय चरण यानी सेकंड स्टेज। इसको देखते हैं। इस चरण में मनुष्य ने पशुओं को अपने आसपास रखने एवं उनसे बोझा ढुलवाने का कार्य लेना प्रारंभ किया। अपने उपयोग को प्राथमिकता देते हुए मनुष्य ने पशुओं के प्रजनन में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। अगला जो है वो तृतीय चरण यानी थर्ड स्टेज। इसको देखते हैं। इस चरण में मनुष्य ने अपने अनुभव के आधार पर ऐसे प्रजनन विधियों का विकास किया जिससे अपनी आवश्यकता के अनुरूप पशु में संतान उत्पन्न करा सके। आगे देखते हैं चौथा, इसको बोलते हैं चतुर्थ चरण यानी फोर्थ स्टेज। इसको देखते हैं। मनुष्य ने पशुओं में समायोजित विकास द्वारा अच्छी नस्लें विकसित करना प्रारंभ किया। पशुओं की नस्लों का यह विकास लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व हो चुका था। तो दोस्तों इस प्रकार ये पशुओं को पालतू बनाने की 4 स्टेज जो थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। और दोस्तों अभी तक आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिए। और साथ साथ में अगर अभी आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आगे देखते हैं हम। अगली जो हेडिंग हमारे सामने वो है पशुओं को पालतू बनाने के सिद्धांत। इसको देखते हैं। थ्योरीज ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसको देखते हैं। इसमें हम मनुष्य ने अपने जीवन क्षेत्र में पशुओं की आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर उन्हें पालतू बनाया। पशुओं के पालतूकरण के 3 मुख्य आधार हैं जिनको सिद्धांत रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं वो 3 आधार। नंबर 1 सामाजिक, जिसको बोलते हैं सोशल सिद्धांत। इसको देखते हैं। तो इसमें जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सभी हानि रहित प्राणियों से प्यार करता है। जो हानि रहित उपयोगी प्राणी मनुष्य के संपर्क में आते गए मनुष्य ने उन्हें अपने पास रखकर खिलाना पिलाना प्रारंभ किया तथा उनके गुणों का उपयोग भी करने लगा। आगे देखते हैं। दूसरा जो है वो है उपयोगिता, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो इसको देखते हैं। मनुष्य ने अपने लिए उपयोगी पशुओं को पाला। उदाहरण के लिए अपनी सुरक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायता के लिए सर्वप्रथम कुत्ते को पाला। खेती कार्य तथा दूध उत्पादन के लिए गाय, ऊन के लिए भेड़, बोझा ढोने के लिए ऊंट, गधा, घोड़ा आदि पशु पालने प्रारंभ कर दिए। आगे देखते हैं। तीसरा और लास्ट इसमें धार्मिक यानी रिलीजियस। पौराणिक युग में कर्मकांड एवं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि का विधान था। कुछ ऐसी भी मान्यता थी कि स्वस्थ हष्ट पुष्ट व सुंदर पशु की बलि दिए जाने
से ही देवता अधिक प्रसन्न होते हैं। अतः मानव ने ऐसी पशु प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालना प्रारंभ किया। तो दोस्तों इस प्रकार पशु को पालतू बनाने के 3 सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं अगली हेडिंग। दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और यूपी कैडेट या वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगला जो हेडिंग है वो है पशु को पालतू बनाने का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन ऑन ह्यूमन लाइफ, इसको देखते हैं। मानव की आज की संपन्नता का आधार पशुपालन ही है, क्योंकि पशुओं को पालतू बनाकर और उनकी नस्लें सुधार कर उनसे बहुत आर्थिक लाभ उठाया जा रहा है। दूध उत्पादन इतना बढ़ गया है कि पशु के बच्चों को पेट भरने के बाद भी, आगे देखते हैं, बाद भी काफ़ी दूध बच जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। पशुपालन के कारण ही दूध का व्यवसाय और खेती संभव हो पाई। आगे देखते हैं अगली हेडिंग जो है टिकाऊ खेतों में पशुओं का योगदान, रोल ऑफ एनिमल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको देखते हैं। भारतीय किसान पारंपरिक रूप से अपनी समझ से खेती करके जमीन को उपजाऊ बनाते रहे, लेकिन आधुनिक समय में पश्चिमी कृषि शिक्षा का प्रभाव, हरित क्रांति, मशीनों के इस्तेमाल, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के तुरंत मिलने वाले फायदे ने उन्हें रासायनिक खेती की ओर मोड़ दिया है। इस रासायनिक खेती के कारण कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं। जैसे कि क्या क्या समस्याएं पैदा हुई, इसको देखते हैं पॉइंट वाइज हम। नंबर 1, भूमि की ऊपरी परत सख्त हो गई है। दूसरा, भूमि में मौजूद फायदेमंद छोटे जीव कम हो गए हैं। तीसरा, मिट्टी की पानी सोखने और रोक कर रखने की क्षमता घट गई है। चौथा जो है, भूमि बंजर या ऊसर हो रही है और जल भराव बढ़ रहा है। पांचवा जो है, भूमि में प्राकृतिक जीवाश्म यानी ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम हो गई है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों छठवां, जो कि है भूमि की पैदावार देने की क्षमता यानी उत्पादकता कम हो गई है। सातवां और लास्ट देखते हैं दोस्तों, तो फसलों में कीटों, बीमारियों और खरपतवारों की समस्या बढ़ गई है। अगली हेडिंग देखते हैं दोस्तों, इसमें पशु व्यवहार, जिसको बोलते हैं एनिमल बिहेवियर। तो इसको देखते हैं। व्यवहार पशु की वह प्रक्रिया है जो उसके वातावरण की विशिष्ट उत्तेजनाओं तथा नियंत्रण विधियों के परिणाम स्वरूप प्रदर्शित होती है। आगे देखते हैं पशु व्यवहार के लक्षण यानी फीचर्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसको देखते हैं। पशुओं का व्यवहार उनके जीन्स यानी आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सही ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण से उनके व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाया जा सकता है। यह बदलाव पशु के शरीर की बनावट और उसे दी गई ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः पशु 4 पैरों पर चलते हैं, लेकिन घोड़ों या बंदरों की ट्रेनिंग देकर कुछ समय के लिए 2 पैरों पर भी चलाया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो जो पहली हेडिंग है वो परिस्थितियों के अनुसार ढालना यानी एडजस्टमेंट, इसको देखेंगे अगली स्लाइड में। तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज है, इसको देखेंगे। तो पशु बाहरी या आंतरिक बदलावों के अनुसार खुद को ढालने या समायोजित करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें उदाहरण, गाय दूध दूहते समय शांति से खड़ी रहना पसंद करती है, लेकिन अगर उसे ज़्यादा तंग किया जाए या परेशानी हो तो वह कूद सकती है या दूध देना रोक सकती है। दूसरी जो हेडिंग हमारे सामने अब दिख रही है स्क्रीन पर, वो है निश्चित दिनचर्या और आदतें यानी कि रूटीन एंड हैबिट्स। अब इसको देखते हैं। पालतू पशु आमतौर पर रोजाना एक तय समय पर एक निश्चित काम करते हैं। उदाहरण, दूध दूहते या चारा खाने का समय होने पर वे आवाज़ निकाल कर यानी रंभा कर समय का संकेत देते हैं। यह नियमित प्रक्रिया समय के साथ उनकी आदत बन जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, मौसम का असर यानी इफेक्ट ऑफ सीजन, इसको देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट, पशुओं का व्यवहार मौसम यानी ऋतु से भी प्रभावित होता है। उदाहरण, भैंसें गर्मी के मौसम में आमतौर पर केवल सुबह या शाम के ठंडे समय में ही मद यानी मतलब
हीट, जिसको हीट बोलते हैं, हीट या प्रजनन के लिए तैयार में आती है, जबकि अन्य मौसमों में वे दिन के किसी भी समय हीट में आ सकती हैं। आगे देखते हैं। चौथा जो इसमें है वो शारीरिक विकास के साथ बदलाव, यानी चेंजेस विथ फिजिकल ग्रोथ। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, पशुओं के शरीर के विकास के साथ उनका व्यवहार भी बदलता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, बचपन में बच्चा केवल चूसने या खाने तक ही सीमित रहता है, जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें दूसरे गुण विकसित होने लगते हैं। कुछ गुण जैसे प्रजनन की इच्छा अपने आप में विकसित होते हैं, जबकि कुछ गुण जैसे दूध निकलवाना या बोझा ढोना वह मनुष्य द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से सीखता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट समाप्त होता है। आगे देखते हैं अगली हेडिंग, जो कि है पशुओं पर जलवायु का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स। इसको देखते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। इसको देखते हैं। जलवायु कई चीज़ों का मिश्रण है, जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, धूप तथा वातावरणीय दाब आदि। आगे देखते हैं। इनमें आर्द्रता, वर्षा तथा धूप सबसे मुख्य है। ये सभी खेती और पशुपालन को बहुत प्रभावित करते हैं। भारत जैसे गर्म देश में जलवायु पशुओं को दो प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो वो दो प्रकार हमने ए और बी करके किया। इसमें ए में देखेंगे नंबर 1, जिसको ए कहेंगे हम, जलवायु का पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव। दूसरा जो है जलवायु का पशुओं पर परोक्ष प्रभाव, यानी अप्रत्यक्ष, जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं परोक्ष प्रभाव। नंबर 1 देखेंगे ए, जो कि है जलवायु का पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स। अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखते हैं पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले जलवायु के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उच्च ताप का प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हाई टेम्परेचर ऑन एनिमल्स। इसको देखेंगे। पशुओं के लगातार उच्च ताप में रहने से उन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या पड़ते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे हम। तो नंबर 1, पशु का शारीरिक ताप बढ़ जाता है। दूसरा जो है चारा ग्रहण क्षमता घट जाती है। तीसरा जो है पानी ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। और चौथा जो है दूध उत्पादन क्षमता घट जाती है। पांचवा जो है दुग्ध संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ मिल्क में परिवर्तन हो जाता है। और छठा जो है पशु की वृद्धि दर कम हो जाती है। सातवां जो है शारीरिक भार में कमी आ जाती है। आठवां जो है प्रजनन दर तथा उपापचय दर कम हो जाती है। नौवां जो है ऋतुकाल अस्पष्ट तथा अनियमित हो जाता है। 10वां जो है कार्य उत्पादन क्षमता घट जाती है। आगे देखते हैं गर्म हवा लू का विशेष असर। अगली स्लाइड में इसे पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट है गर्म हवा चलने पर पशुओं के दूध में वसा, जिसको फैट बोलते हैं, और अन्य जरूरी तत्व जैसे प्रोटीन, लैक्टोज और खनिज कम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है नर पशुओं यानी सांडों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला पॉइंट है भैंसों में प्रजनन पर बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा गर्मी में भैंसें अक्सर ऋतुमयी यानी इन हीट में नहीं आती हैं या उनके लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। हालांकि अगर लक्षणों को पहचान लिया जाए तो गर्मियों में भी पशु को गाभिन यानी गर्भवती कराया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे जलवायु का पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव में। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, जो कि है उच्च आर्द्रता का पशुओं पर सीधा प्रभाव, यानी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हाई ह्यूमिडिटी ऑन एनिमल्स। इसमें देखेंगे पशु शरीर में वाष्पन, वायुताप और वायु आर्द्रता, वाष्पीकरण सतह, पानी की उपलब्धता तथा वायु की गतिशीलता से प्रभावित होता है। अधिक आर्द्रता होने पर शरीर में वाष्पन के फलस्वरूप होने वाला ताप ह्रास यानी इवापोरेटिव हीट लॉस कम होता है, अतः पशु शरीर पर उष्मा भार यानी हीट होल्ड बढ़ जाता है। अधिक ताप तथा अधिक आर्द्रता होने पर पशु की चारा ग्रहण क्षमता तथा उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ताप कम होने पर आर्द्रता पशुओं पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं। तीसरा जो इसमें है वो है सौर विकिरण का पशुओं पर सीधा प्रभाव, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट
ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन एनिमल्स। तो इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे तो है सूर्य की तेज धूप में पशुओं की त्वचा पर सनबर्न, स्किन कैंसर और अन्य प्रकाश संवेदनशील बीमारियां हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो है वो है ज़्यादा धूप में पशुओं के शरीर का तापमान यानी हीट होल्ड बढ़ता है, जिससे उनकी वृद्धि, दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है पशु धूप कितनी सोखेगा, यह उनकी त्वचा के रंग, बालों की मात्रा और धूप में बिताए गए समय पर निर्भर करता है। अगला जो पॉइंट है मोटे कम बालों वाले गहरे रंग के पशु घने और हल्के रंग के पशुओं की तुलना में अधिक गर्मी सोखते हैं। आगे देखते हैं बैठा हुआ पशु खड़े हुए पशु की तुलना में ज़्यादा गर्मी ग्रहण करता है। चौथा जो पॉइंट है उसमें वो है प्रकाश का पशुओं पर सीधा प्रभाव, जो कि है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डे लाइट लेंथ ऑन एनिमल्स। इसमें देखते हैं दिन की लंबाई पशुओं में प्रजनन को प्रभावित करती है। भेड़ें आदि पालतू पशुओं में जनन चक्र यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल का नियंत्रण प्रकाश काल प्रक्रिया यानी फोटो पीरियोडिक मशीनिज्म द्वारा होता है। भैंस पशुओं में सर्दी के मौसम में छोटे दिन यानी शॉर्ट डे लेंथ के कारण गर्भधारण दर, आगे देखते हैं, यानी कंसेप्शन रेट अधिक होता है, जबकि इन पशुओं में यह गुण प्रकाश काल प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। अब देखते हैं बी। हम आपको शुरू में बताया था इसमें ए और बी दो पॉइंट है, तब अब बी वाला देखते हैं, जो कि है जलवायु का पशुओं पर परोक्ष प्रभाव, जो कि होता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स। इसको देखते हैं। जलवायु पशुओं को सीधे तौर पर प्रभावित न करके वनस्पतिक यानी चारा और बीमारियों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। दूसरा जो पॉइंट है उसको देखेंगे उसको देखेंगे चारे की उपलब्धता। बारिश के मौसम में और उसके बाद पशुओं के लिए भरपूर और अच्छी गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध होता है। अगला पॉइंट इसमें जो है वो है मेरे भाई, अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि है उत्तरी भारत में सर्दी में बरसीम और रिजका मिलता है, जो दक्षिणी भारत में नहीं मिलता। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि है परजीवी और बीमारियां। ज़्यादा गर्मी और नमी खासकर बरसात में बाहरी और आंतरिक परजीवियों, फंगस और बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसलिए बरसात के मौसम में पशुओं में बीमारियां और परजीवियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं अगला जो हेडिंग है वो है पशुओं में अनुकूलन यानी अडाप्टेशन इन एनिमल्स। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों अनुकूलन की परिभाषा देखते हैं, जो कि है अनुकूलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने आप को एक विशिष्ट वातावरण में रहने योग्य बनाता है। अब इसका अर्थ देखते हैं, अनुकूलन का अर्थ क्या होता है। तो पशु की वह योग्यता जिसके द्वारा वह सामान्य जलवायु से चरम सीमा तक यानी एवरेज इन्वायरमेंट टू एक्सट्रीम्स की जलवायु में अपने आप को समायोजित यानी एडजस्ट करता है, अनुकूलन यानी अडॉप्टेबिलिटी कहलाती है। अच्छी प्रकार से अनुकूलित प्राणी जलवायु की चरम सीमा पर निम्नलिखित लक्षण प्रकट करता है। अब नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, जो कि है स्वास्थ्य और भार में न्यूनतम गिरावट होना। जो दूसरा पॉइंट है आगे इसमें उसको देखते हैं, जो कि है पशु में उच्च प्रजनन क्षमता विकसित होना। तीसरा जो इसमें है वह पशु में उच्च बीमारी प्रतिरोधिता, जिसको बोलते हैं डिजीज रेसिस्टेंस, विकसित होना। चौथा जो है मृत्यु दर में कमी आना। अब अगली हेडिंग देखते हैं दोस्तों, वो है अनुकूलन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेशन। इसको देखते हैं। पशु में अनुकूलन 2 कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। नंबर 1 आनुवांशिक कारक, जिसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। दूसरा जो है पर्यावरणीय कारक, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसको देखते हैं आगे। दोस्तों साथ साथ में कमेंट करके बताते चलिए कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं। पहला देखते हैं आनुवांशिकी कारक, जिसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। इसमें देखते हैं पशु बाहर के विपरीत वातावरण यानी चारा, ग्रह व्यवस्था, जलवायु, मौसम तथा सामान्य प्रबंधन आदि से संघर्ष करता हुआ अपने आंतरिक वातावरण यानी रक्तचाप, शरीर भार तथा शारीरिक ताप आदि को स्थिर रखता है।
इस प्रक्रिया को अस्थायी साम्य प्रक्रिया यानी होमोस्टैटिक्स प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर ताप संतुलन यानी हीट बैलेंस, ताप नियंत्रण यानी थर्मो रेगुलेशन, जल का रासायनिक संतुलन, रक्त परिवहन संतुलन, कार्बन यौगिक तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमन मतलब होता है रेगुलेशन, सम्मिलित है। विभिन्न जातियों का रक्त संगठन, शरीर ताप, रक्त दाब, श्वसन दर तथा नाड़ी गति अलग अलग तथा निश्चित होती है। जलवायु चरम सीमा पर होने पर इनकी सामान्य सीमाओं में विभिन्नता साम्यता प्रक्रिया यानी होमोस्टैटिक मशीनिज्म द्वारा शोधित होती है। इस प्रक्रिया के असफल होने पर पशु बीमार हो सकता है या मर भी सकता है। अब दूसरा कारक देखते हैं जो कि है पर्यावरणीय कारक, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसको देखते हैं गर्मी या सर्दी या अन्य बाह्य परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए पशु अपने व्यवहार, सांस गति, रक्त संचरण में थोड़ा परिवर्तन करके वातावरणीय तनाव यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को कम आगे देखते हैं स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है। यदि ये परिवर्तन साम्यावस्था यानी होमोस्टैटिक्स स्थापित करने में असफल होते हैं तो फिर उपापचय प्रक्रम यानी एंजाइम प्रक्रिया तथा हार्मोन्स प्रक्रिया में अधिक परिवर्तन यानी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तथा पशु के आंतरिक परिवर्तन को सामान्य बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यदि इससे भी साम्यावस्था यानी होमोस्टैटिक्स स्थापित नहीं होती तो पशु में बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। आगे देखते हैं अगली हेडिंग। अगली जो हेडिंग है वो है भारत में पशुधन की स्थिति यानी सिचुएशन ऑफ लाइव स्टॉक्स इन इंडिया। इसको देखते हैं। भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश है जहां ज़्यादातर लोग लगभग 70% खेती और पशुपालन पर निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या के टिकाऊ और जैविक खेती जरूरी है और इसमें पशुपालन की मुख्य भूमिका होगी क्योंकि इसी से जैविक खेती संभव है। आगे देखते हैं भारत में पशुपालन पॉइंट वाइज देखेंगे। नंबर 1 आजीविका का मुख्य साधन। कैसे? भारत की लगभग 56% आबादी खेती के काम में लगी हुई है। यहाँ खेतों का आकार बहुत छोटा होता है इसलिए मशीनों से खेती करना सबके लिए संभव नहीं है। छोटे किसानों के लिए बैल, भैंस और ऊंट जैसे पशु ही खेती में मुख्य शक्ति का स्रोत है। आगे देखते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताया चलिए कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है आय का स्रोत। छोटे किसान और गांव के मजदूर गाय और भैंस जैसे दूध देने वाले पशु पालकर दूध बेचते हैं जिससे उन्हें आय होती है। इस तरह देश की ज़्यादातर आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पशुओं पर निर्भर है। अगला जो पॉइंट है वह है विश्व में स्थान। दुनिया के कुल पशु धन का लगभग 20% हिस्सा भारत में पाला जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं पशुधन द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है यानी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इनकम। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं नंबर 1 स्वरोजगार के साधन के रूप में एज अ मीन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको देखते हैं। देश में लगभग 11 मिलियन जनता पशुपालन को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाए हुए हैं तथा लगभग 8 मिलियन सहायक व्यवसाय स्तर पर इस व्यवसाय में जुड़े हैं जो कुल मिलाकर कुल कार्यरत जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 5% है। ये डाटा जो है सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है उत्पादों का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको देखेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2011-2012 के आंकड़ा अनुसार पशुधन एवं मत्स्य उत्पादनों का मूल्य 4,59,051 करोड़। कुल कृषि उत्पाद मूल्य 11,57,687 करोड़ लगभग। आगे देखते हैं जो कि है 39.65% है। वर्ष
2011-12 में कृषि सकल घरेलू उत्पादन एवरेज जीडीपी में पशुपालन का योगदान 25.85% रहा, जबकि कुल जीडीपी में लगभग 3.92% का योगदान है। देश के कुल दूध उत्पादन में देसी गाय 20.9%, संकर गाय 24.3%, भैंस 51.1% तथा बकरी 3.8% योगदान कर रही है। वर्ष 2012-13 में दुग्ध उत्पादन भैंस से 67.96, गाय से 60.12 तथा बकरी से 5.05 मिलियन टन रहा। पिछले वर्षों में कृषि तथा पशुपालन से देश की जीडीपी में गुणात्मक वृद्धि हुई है। अब आगे तीसरी हेडिंग देखते हैं, जो कि है विश्व में दुग्ध उत्पादन में स्थान, यानी प्लेस इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन। इसको देखते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको जो डाटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। 2011 में विश्व का दुग्ध उत्पादन 727 मिलियन मैट्रिक टन था, जिसमें गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ का योगदान क्रमशः 83.45% और 12.79%, 2.19% तथा 1.28% रहा, तथा इसमें भारत का योगदान 133 मिलियन मैट्रिक टन अर्थात 18.3% रहा। भैंस के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पर, जो कि था 62 से 35 मिलियन मैट्रिक टन पर। बकरी से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान यानी 4.59 मिलियन मैट्रिक टन पर, तथा गाय से दूध उत्पादन लेने में भारत द्वितीय स्थान पर 52 से 50 मिलियन मैट्रिक टन पर। यूएसए 18.00 के बाद रहा। वर्ष 2010-11 में देश में उत्पादित। चौथा देखते हैं, जो कि है कृषि आय में दुग्ध उद्योग का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ डेयरिंग इन एग्रीकल्चर इनकम। इसको देखते हैं। कृषि से पर्याप्त कुल आय में दूध उत्पादन से होने वाली आय का योगदान देश के पूर्वी भाग में 40%, पश्चिमी भाग में 34%, उत्तरी भाग में 32% तथा दक्षिणी भाग में 21% रहा। दुग्ध उद्योग से भूमि विहीन दुग्ध उत्पादक 53%, सीमांत कृषक 30%, लघु कृषक 29%, मध्यम 25% तथा बड़े किसान 19% आय प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें फसल उत्पादन से होने वाली आय क्रमशः 0%, 46%, 53%, 62% व 71% है। शेष आय कृषक अन्य स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय में पशुधन का सहयोग कम होने का कारण, ये भी एग्जाम में आता है, इसको देखेंगे। कॉजेज ऑफ लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इनकम। अब इसको देखते हैं। भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, परंतु प्रति पशु उत्पादन कम होने का कारण राष्ट्रीय आय में सहयोग कम है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। देखते हैं। पहला, अच्छी नस्लों की कमी। हमारे देश में पाई व पाली जाने वाली अधिकतर नस्लें कम दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली हैं। आगे देखते हैं। दूसरा जो है अन्न उत्पादन पशुओं की संख्या का अधिक होना। इसको देखते हैं। हमारे देश में पाले जाने वाले कुल पशुओं में अन्न उत्पादक पशुओं की अधिक संख्या है। तीसरा देखते हैं। अनुपयोगी पशुओं की उटाई न करना। इसको देखते हैं क्या है। कम दूध देने वाले, ना दूध देने वाले, बूढ़े, यहाँ तक कि बीमार पशुओं को भी पशुपालक धार्मिक भावनाओं के कारण पालते रहते हैं, जिससे आय की अपेक्षा वे अधिक होती है। चौथा देखेंगे पर्यावरणीय कारक। इसको देखेंगे। हमारे देश में जलवायु उष्ण तथा उपोष्ण होने के कारण पशु में यह दोष पनपते हैं। बार बार ऋतुमयी होना, शारीरिक विकास देर से होना व गर्भ न ठहरना या बार बार गर्भपात हो जाना इत्यादि के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। पांचवा देखते हैं। पशु खाद्य पदार्थों का अभाव। इसमें देखते हैं। देश के कुछ राज्यों को छोड़ अन्य राज्यों में अच्छे चारे व दाने की कमी रहती है और अच्छे चारे दाने के अभाव में उत्पादन घट जाता है। छठवां देखते हैं। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव।
हमारे देश में अधिकांश पशु ग्रामीण क्षेत्रों में पाले जाते हैं, परंतु आगे देखते हैं परंतु वहाँ चिकित्सा सुविधाएं न के बराबर हैं, जिससे पशु बीमार, कमज़ोर व अन्न उत्पादक हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है भारत में पशुपालन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। इसको देखेंगे तो गांव की अर्थव्यवस्था परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पशुपालन पर ही टिकी हुई है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि गांव या शहर का प्रत्येक नागरिक पशुपालन के व्यवसाय को आसानी से अपना सके। पशुपालन के व्यवसाय की मुख्य बाधाएं अथवा सीमाएं निम्न प्रकार से हैं। ये सारे पॉइंट आगे देखेंगे हम। नंबर 1 है पैसे की कमी। तो इसमें देखेंगे पशु खरीदने और व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, जो सबके पास नहीं होता है। दूसरा जो है देखभाल की सुविधाएं, पशुओं को खिलाने पिलाने, रखने और उनकी देखभाल करने के लिए सही इंतजाम करने में भी पैसे लगते हैं। अब देखते हैं तीसरा, जो कि है मेहनत ज़्यादा लगना। इसमें देखते हैं पशुपालन में शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। चौथा देखते हैं जो कि है जानकारी की कमी। इसको देखते हैं आप, किसानों को अक्सर पशुओं की देखभाल के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में पता नहीं होता है। पांचवा देखते हैं जो कि है इलाज की असुविधा। अब इसको देखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पशुओं के अस्पताल और डॉक्टर यानी पशु चिकित्सा सुविधाएं आसानी से आगे देखते हैं इसमें है नहीं मिलते हैं। तो छठवां देखते हैं जो कि है मौसम की दिक्कतें। इसको देखते हैं तो इसमें है भारत के अलग अलग मौसम के कारण हर जगह सभी तरह के पशुओं को पालना संभव नहीं है। अब देखते हैं सातवां, जो कि है कुदरती खतरे। इसमें देखते हैं यह व्यवसाय मौसम पर भी बहुत निर्भर है। सूखा, बाढ़ या पशुओं में बीमारी फैलने का डर हमेशा रहता है, जिससे किसान इसे व्यापार के तौर पर अपनाने से डरते हैं। आठवां देखते हैं अब, जो कि है सरकारी मदद की कमी। इसको देखते हैं तो इसमें है सरकार की तरफ से इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सही जानकारी और योजनाओं की कमी है। नौवां देखते हैं किसानों की घटती दिलचस्पी। इसको देखते हैं आजकल खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने और बाकी जगहों से किसानों की दिलचस्पी पशुपालन में कम हो रही है। 10वां पॉइंट देखते हैं जो कि है कृषि में मशीनीकरण का प्रसार। तो पशुपालन की सीमाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। अब आगे देखते हैं अगली हेडिंग, जो कि है भारत में दुधारू पशुओं की दशा यानी पोजीशन ऑफ डेयरी कैटल इन इंडिया। इसको देखते हैं। भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पर लगभग 56% आबादी अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है। पशु इस समय कृषि प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो जो कि है भारतीय किसान को बड़ी मात्रा में पशु शक्ति यानी एनिमल पावर डेयरी पशुओं से मिलती है। आगे देखते हैं खेत की जुताई से लेकर फसल को बाजार तक ले जाने का अधिकांश काम बैल और भैंसे करते हैं। गाय और भैंस दूध, दही, घी जैसे दुग्ध उत्पाद प्रदान करके किसानों की पशु शक्ति की जरूरतों को पूरा करती हैं। आगे देखते हैं मुख्य समस्याएं। तो मुख्य समस्याएं में देखते हैं नंबर 1 पॉइंट है इसमें कम दुग्ध उत्पादन। अब इसमें देखते हैं भारतीय देशी गायों की नस्लें उतनी शुद्ध नहीं है और उनके प्रबंधन का तरीका भी निचले स्तर का है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पर, जिसके कारण उनका दूध उत्पादन बहुत कम है। अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय तुलना। इसको देखते हैं। यूरोपीय देशों में जो गाय प्रतिदिन 10 से 12 किलोग्राम से कम दूध देती हैं, उसे पालना फायदेमंद नहीं माना जाता है। वहीं भारत में ज़्यादातर गायों का उत्पादन इससे भी काफ़ी कम है। अगला जो पॉइंट है उसको देखेंगे, जो कि है उत्पादन अवधि। इसको देखते हैं तो ये है अधिकांश भारतीय गाय प्रतिदिन केवल लगभग 2 किलोग्राम दूध देती हैं, और वह भी 2 साल में केवल 6-7 महीने तक। इसकी तुलना में विदेशी गायें साल में 9 महीने दूध देती हैं। आगे देखते हैं, जो कि अगला पॉइंट है प्रजनन आयु। इसको देखते हैं तो ये है जहां विदेशों में बच्चियां औसतन 2 साल की उम्र में पहली बार गर्भवती हो जाती हैं, वहीं भारत में देसी बच्चियां लगभग 3.5 साल की उम्र में गर्भधारण करती हैं। आगे देखते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि भारत में दुधारू पशुओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और उनके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की स्थिति दोनों ही बहुत निम्न स्तर की है। अगला जो हेडिंग है उसको देखेंगे अब, तो जो कि है दुधारू पशुओं की हीन दशा के कारण यानी कॉजेज ऑफ डिफिशियंट पोजीशन ऑफ डेयरी एनिमल्स।
तो इसमें देखते हैं गौवंश की इस हीन दशा के मुख्य 4 कारण हैं। तो पहला देखते हैं जो कि है अच्छे चारे की कमी। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे। इसमें दूसरा जो है वो है नस्ल सुधार के प्रबंध का अभाव, और तीसरा जो है पशु रोग, चौथा जो है गौवंश की उपेक्षा और कुप्रबंध। अब नंबर 1 देखते हैं जो कि है अच्छे चारे की कमी और अच्छे चारे की कमी के कारण। तो अब इसमें देखेंगे नंबर 1 पॉइंट जो कि है चारागाहों की कमी। प्राचीन काल में यह नियम था कि प्रत्येक गांव में 10वां भाग भूमि चारागाह के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, लेकिन गत 2 वर्षों में यह आर्थिक प्रबंध धीरे धीरे ढीला पड़ गया। लोग चारागाहों को जोतकर नगद रुपया देने वाली फसल उगाने लगे, फलस्वरूप चारागाहों की कमी होने लगी। आगे देखते हैं जो कि दूसरा इसमें पॉइंट है जो कि है चारे के फसलों में उत्पादन की कमी। इसको देखते हैं जो कि है बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कृषि भूमि को पुनः चारागाह में बदलना संभव नहीं है, क्योंकि उधर अन्न की समस्या भी कठिनतम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में चारे की फसलें कम बोई जाती हैं और पशु केवल भूसा करबी खाकर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिससे पशुओं से कम उत्पादन प्राप्त हो रहा है। इस समस्या के हल का एकमात्र आगे देखते हैं उपाय सस्यवर्तन में पौष्टिक हरा चारा देने वाली उत्तम फसलों को सम्मिलित करना है। दूसरा अब इसमें देखते हैं जो कि है पशुओं की अधिकता। इसको देखते हैं तो इसमें है देश में पशुओं की संख्या संसार के पशुओं की लगभग 1/4 भाग है, अतः इतनी बड़ी संख्या में पर्याप्त भोजन मिलना बड़ा कठिन है। तो कितना भाग है जो कि है 1/4 भाग है। अब देखते हैं दूसरा जो कि है नस्ल सुधार के सुप्रबंध का अभाव। अब इसमें देखते हैं जो कि है गाय के साथ जिस सांड के संसर्ग में बछड़ा पैदा होता है उसके गुण बछड़े में आ जाते हैं, अतः अच्छी गाय को भी अच्छा सांड न मिला तो उसकी संतान अपनी माँ से निम्न कोटि की होगी। शुद्ध वंशीय सांड की प्रदेश में कमी है, इसलिए गांवों और शहरों में तेजी से पशु प्रजनन फार्म काम कर रहे हैं, जहां निर्धारित नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु पाले जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में शुद्ध वंशीय मुख्य पशु फार्मों की सूची। ये फॉर्म जो सूची में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी कैडेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जो फॉर्म की जो लिस्ट है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कौन फॉर्म कहाँ है। नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कृषि महाविद्यालय डेयरी फार्म कानपुर, जो कि है इंग्लिश में लिखा है एग्रीकल्चर कॉलेज डेयरी फार्म कानपुर। दूसरा जो है जो कि है पशु प्रजनन फार्म बाबूगढ़ गाजियाबाद। तीसरा जो है पशु प्रजनन फार्म बहादुरगढ़ मेरठ। आगे देखते हैं। अब देखते हैं चौथा जो कि है पशु प्रजनन फार्म भाबरी झांसी। आगे देखते हैं पांचवा जो कि पशु प्रजनन फार्म बाराबंकी। छठवां देखते हैं जो कि पशु प्रजनन फार्म चक गंजरिया लखनऊ। आगे देखते हैं सातवां जो कि पशु प्रजनन फार्म हसनापुर मेरठ। आठवां देखते हैं पशु प्रजनन फार्म लखीमपुर खीरी। नौवां देखते हैं पशु प्रजनन फार्म नीलगांव सीतापुर। आगे देखते हैं 10वां पशु प्रजनन फार्म सैदपुर ललितपुर। आगे देखते हैं 11वां जो कि है महाविद्यालय डेयरी फार्म जनता वैदिक महाविद्यालय बड़ौत बागपत। 12वां देखते हैं जो कि है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। आगे देखते हैं 13वां देखते हैं जर्सी पशु प्रजनन फार्म रायबरेली। 14वां देखते हैं जो कि है लिटरेसी हाउस बुल मदर फार्म आलमबाग लखनऊ। और 15वां देखते हैं जो कि है मिलिट्री दुग्ध पशु फार्म मेरठ। तो ये जो 15 पॉइंट थे दोस्तों ये अपने आप में बहुत बेमिसाल हैं, क्योंकि ये कई बार यूपी कैडेट एग्जाम में पूछते हैं। चूँकि यूपी का है तो यूपी कैडेट एग्जाम में आना जरूरी तय होता है अगर डेयरी से कुछ आए तो ये सारे फॉर्म के नाम आप याद कर लीजिएगा, कौन कहाँ फॉर्म है ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगली जो हेडिंग है उसको देखते हैं जो कि है तीसरी हेडिंग जो कि है पशु रोग। इसको देखते हैं तो इसमें देखते हैं देश में प्रति वर्ष लाखों पशु प्लेग यानी रिंडर पेस्ट, गला घोट यानी होमोरेफिक सेप्टिसीमिया, खुरपका मुँह पका यानी फूट एंड माउथ डिजीज आदि रोगों के शिकार हो जाते हैं। देहातों में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए अब तक पशु चिकित्सा कार्यों की कमी रही है।
लेकिन अब सरकार इन रोगों की रोकथाम के लिए भारी प्रयत्न कर रही है। छूत की बीमारी से बचने के लिए उनके टीके लगाने का प्रबंध किया जा रहा है। इन औषधियों का निर्माण करने के लिए औषधि निर्माण शाखाएं खोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा की कमी को पूरा करने के लिए मथुरा में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन के कॉलेज तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में पशु चिकित्सा की शिक्षा का उचित प्रबंध है। आगे देखते हैं चौथी हेडिंग जो कि है गौवंश की उपेक्षा एवं कुप्रबंध। इसको देखते हैं, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको देखते हैं। तो इसमें है गाय जब तक दूध देती है तब तक उसे थोड़ा बहुत चाव से रखा जाता है, उसका पेट भरने का प्रयत्न किया जाता है, साथ ही उसे सानी के रूप में थोड़ा बहुत दाना भी दिया जाता है। लेकिन दूध बंद हो जाने पर उसकी कोई देख रेख नहीं करता है। दाना तो बंद हो ही जाता है, उसे भरपेट चारा और समय पर पानी भी नहीं दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि समय पर गर्भधारण नहीं करती हैं। किसी प्रकार गर्भधारण कर लेती है तो भी उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। गर्भावस्था में भी वह आधे पेट रहकर दिन काटती है। पशुओं के प्रति इस उपेक्षा को दूर करने के लिए लोगों को अच्छे पशु पालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई वर्षों से स्थान स्थान पर पशु प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। आगे देखते हैं। और अच्छे पशुओं के स्वामियों को पारितोषिक भी दिया जा रहा है। पारितोषिक का मतलब होता है उपहार दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इसमें पॉइंट थे वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी उस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी हो गई होगी। और आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने क्लास 12th की जो एग्रोनॉमी जो पढ़ा रहे हैं, जो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है चैप्टर वाइज, उसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, हमारे जो एग्रोनॉमी का जो चैप्टर है वो देख सकते हैं। और आपको बता दो जो स्क्रीन पे आपके जो ये प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे सीधे आप हमारे क्लास 12th एग्रोनॉमी के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। आप चैप्टर वाइज वहाँ जाके आप अपनी क्लास 12th एग्रोनॉमी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।